हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस। इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है और क्या क्या हमारा कोर्स है इस चैप्टर का, सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। और बाकी वीडियो के एंड में हम काफ़ी सारे MCQ क्वेश्चंस भी करेंगे। इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखना। एंड गाइस, अ वेरी थैंक यू आप सबको इस चैनल को इस मुकाम तक लेके आने के लिए। हमारे जल्दी ही 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं और अगर आप लोग का साथ रहा तो इस ईयर के एंड होने से पहले हमारे 100 के सब्सक्राइबर भी पूरे हो सकते हैं। वेट क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर लो। तो चलो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें हैं। अभी तक हम कौन कौन से चैप्टर्स कर चुके हैं वो देख लेते हैं। हम कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल, हम कर चुके हैं स्टडी ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, लास्ट वीडियो मैंने इसी के ऊपर बनाया था। और हम लोग कर चुके हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री और हम लोग मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री भी कर चुके हैं। अब हम लोग करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन सबके लिंक मिल जाएंगे, वहां जाके आप इन सारे वीडियोस को देख सकते हो। चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली क्या है, सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। बिकॉज अगर आप ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ लोगे तो आपको बहुत आसानी होगी इस चैप्टर को समझने में। देखो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस का देखो बेसिकली मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है जो चीज बिजली से रिलेटेड हो, और लिसिस वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन या किसी चीज को ब्रेक करना, टू ब्रेक। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से या बिजली की मदद से किसी सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब आप बिजली का यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो टू ब्रेक डाउन समथिंग, और उस ब्रेक डाउन करके हम कुछ अपना काम निकाल सकते हैं वहां पे। यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस का हम यूज भी करते हैं अपनी डेली लाइफ में। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली क्या है। जैसे मान लो आप एक कांच का ऐसे बर्तन ले लो और इसके अंदर आपने वाटर फिल कर दिया। सपोज आपने इसके अंदर ऐसे वाटर फिल कर दिया। अगर हम इस वाटर में करंट पास करें, आप क्या करो, एक बैटरी ले लो। बैटरी आप सबने देखी होगी, जो रिमोट का सेल होता है, आप उसको ले लो। उसमें एक तरफ आपका पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाले साइड से एक वायर आप कनेक्ट करके लाओ और इस पानी में ऐसे डुबो दो, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव साइड से आप ऐसे एक वायर दूसरा लाओ और यहाँ पे पानी में इसको भी डुबो दो। अब क्या होगा, यहाँ पे जो होगा उसी को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। बट होगा क्या एक्चुअली, समझना ध्यान से। बैटरी का एक साइड होता है आपका पॉजिटिव उसकी पोलैरिटी होती है, दूसरा साइड होता है नेगेटिव। तो जो वायर आपने पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करा है और यहाँ पे पानी में डुबोया है, इस जगह पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये पोर्शन ऑफ वायर जो ये है, इसको हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। क्यों पॉजिटिव है? बिकॉज आपने इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं एनोड। और फिर इसके बाद जो आपने निगेटिव वायर कनेक्ट किया है, मैं इसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये जो निगेटिव वाला वायर है और पानी में डूबा हुआ है, इसको हम बोलेंगे कैथोड। क्लियर? जो वायर हमने पॉजिटिव पार्ट ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया है वो होता है एनोड। यानी कि एनोड क्या है, खुद में वो प्लस है, और जो कैथोड है वो हमने नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया है। कैथोड क्या हो जाएगा, उसका चार्ज हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना क्या मैं बताने जा रहा हूँ। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया इस वाटर में से, और मान लो यहाँ पे कि वाटर में कुछ आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है, वाटर सिर्फ अकेला पानी यहाँ पे नहीं है, वाटर में हमने कुछ आयंस भी डिसॉल्व कर दिए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो कि पानी के अंदर एक कोई पॉजिटिव आयन A प्रेजेंट है और एक निगेटिव आयन B प्रेजेंट है। तो दो आयंस ये पानी में डिसॉल्व हैं। पानी में आपने क्या किया, इन दोनों आयंस को डिसॉल्व करके रखा हुआ है। अब क्या होगा समझना। तो आप सबने फिजिक्स में ये चीज पढ़ी होगी कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। वही फिनोमिना, वही फंडा यहाँ पे काम आने वाला है। देखो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, आपने क्या किया, वायर्स पुट ऑन कर दिए। यानी कि इस वाले इलेक्ट्रोड पे एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो राइट साइड में आपका इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है, उस पर निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रोड्स बन गए। अब ये क्या करेंगे, ये पानी में डिसॉल्व उन आयंस को अपनी तरफ खींचेंगे। जो पॉजिटिव वाला आपका इलेक्ट्रोड है एनोड, वो क्या करेगा, वो अपनी तरफ निगेटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि ये जो बी वाला है, ये बी वाला आपका पार्टिकल अट्रैक्ट होगा एनोड की तरफ। यानी कि एनोड के पास जो बी वाला पार्टिकल है ये अट्रैक्ट होकर चला जाएगा। फिर अगर हम बात करें कैथोड की, कैथोड क्या है, खुद निगेटिव है। तो जब वो खुद निगेटिव है तो अपनी तरफ क्या करेगा, पॉजिटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि कैथोड की तरफ कौन सा वाला पार्टिकल जाएगा, ए या बी? ए जाएगा, बिकॉज ए का चार्ज पॉजिटिव है। ए का चार्ज पॉजिटिव होने की वजह से ये आपका कैथोड की तरफ चला गया। सिर्फ एक पार्टिकल नहीं जा रहा है, पानी में हजारों लाखों करोड़ों पार्टिकल्स होंगे, वो सारे ही अट्रैक्ट होंगे इन इलेक्ट्रोड्स की तरफ। अब इस कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स से होता क्या है,
अब सारे ए वाले पॉजिटिव पार्टिकल्स कलेक्ट हो गए एक जगह पे कैथोड की तरफ, और सारे बी वाले पार्टिकल्स कलेक्ट हो गए एनोड की तरफ। अब इस कलेक्शन के बाद क्या होगा, ए अपना रिएक्ट करके कुछ बना लेगा और बी वाले पार्टिकल्स अपना कुछ रिएक्ट करके बना लेंगे। सो फाइनली हमें कुछ प्रोडक्ट मिलेगा एट कैथोड और हमें दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा बी का जो कि फॉर्म होगा एट एनोड। सो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं एट कैथोड एंड एनोड। सो कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं ये भी पूछा जाता है कभी कभी, और हम कभी कभी इस प्रोसेस को काम में भी लेते हैं कई प्रोसेसेस के लिए। सो बेसिकली यही है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, आप एक बैटरी लेते हो या आप कहीं से भी करंट लो, लेकिन डायरेक्ट करंट होना चाहिए। एक चीज़ और याद रखना कि इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा हम डायरेक्ट करंट या फिर डीसी का ही यूज़ करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते आप घर की बिजली यानी एसी करंट को इसमें यूज़ कर लोगे, डीसी ही यूज़ करोगे। आप एक बैटरी लोगे, करंट पास करोगे किसी सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन आपका कैसा होना चाहिए, या तो वो फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट में हो या फिर वो लिक्विड स्टेट में हो। सॉलिड के अंदर आप नहीं करा सकते। सॉलिड में कैसे इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, उसमें कैसे इलेक्ट्रोड डालोगे, कैसे उसमें आयंस का फ्लो होगा। सो बेसिकली आपको आयंस चाहिए जो इधर उधर कलेक्ट हो पाए। तो ये लिक्विड्स में ही हो सकता है इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि हमारा जो भी सॉल्यूशन हम लेंगे जिसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे वो या तो फ्यूज्ड हो, मोल्टन स्टेट हो, या तो हम इसको एकदम गर्म करके पिघला देंगे, या फिर वो बेसिकली लिक्विड स्टेट में हो। सो ये कंडीशन है ऑफ द सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन हम लेते हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये टर्म याद रखना, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। सो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन इन विच इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस। जिस सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो वही सॉल्यूशन आपका क्या हो जाता है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। और कैथोड एनोड मैंने बता दिया है, तो दी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड, और जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो आपका होता है कैथोड। सो अब यहाँ पे एक और चीज देख लो, जो ये पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स हैं, अभी हम इस पार्टिकल्स की बात करते हैं, जो ये पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स हैं, ये आपने पढ़ा होगा दैट पॉजिटिव आयंस को हम बोलते हैं कैटायन, और जो निगेटिव आयन होता है उसको हम बोलते हैं एनायन। सो यहाँ से हम एक चीज समझ सकते हैं कि जो कैटायन होता है, कैटायन कैसा होता है, कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज का, नीचे देखो बना हुआ है। सो कैटायन खुद पॉजिटिव है तो वो हमेशा कैथोड की तरफ जाएगा। ये टर्म याद रखना, कैटायन ऑलवेज गोज टू कैथोड। और उसी तरह जो एनायन होता है, एनायन खुद कैसा होता है, निगेटिव। सो एनायन हमेशा जाएगा, एनायन गोज टू एनोड। नाम एक जैसे हैं, कैटायन कैथोड के पास जाएगा, एनायन हमेशा एनोड के पास जाएगा, लेकिन चार्जेस में फर्क है। कैटायन हम पॉजिटिव आयन की बात कर रहे हैं, एनायन हम निगेटिव आयन की बात कर रहे हैं। लेकिन कैथोड आपका निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है तो कैथोड खुद में निगेटिव है, और एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है तो खुद में पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव निगेटिव का खेल है, कौन सा क्या है ये याद रखना। सो दैट्स इट, दैट्स द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अभी हम इसको डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सी इलेक्ट्रोलिसिस हमें पढ़नी है। सो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, हमें ये देखना है अलॉन्ग विद इट्स डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स, ये मैं बता दूंगा। फिर सब्सटेंसेस कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स ओनली, आयंस ओनली एंड बोथ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ये भी हम देखेंगे। और ये मैं लास्ट जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर था वहां पे मैंने ये चीज डिस्कस की थी, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल्स दूंगा, बाकी ज्यादा डिटेल में हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिर हम देखेंगे डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्या होती है इलेक्ट्रोलिसिस की एक्चुअल डेफिनेशन। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एनोड, कैथोड, आयन, कैटायन, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सब मैं बता दूंगा आगे जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। फिर आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज माइग्रेशन ऑफ आयंस, आयंस कैसे कैसे इधर उधर जाते हैं पॉजिटिव और निगेटिव साइड में, वो अभी मैंने डिस्कस करा दिया है। और एक चीज और आती है यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज, ये क्या होती है ये भी अभी हम देखेंगे। फिर आते हैं मेन इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर, कौन कौन सी इलेक्ट्रोलिसिस हमें पढ़नी है प्रैक्टिकल वाली। सो इलेक्ट्रोलिसिस हमें एक पढ़ना है मोल्टन लेड ब्रोमाइड का यानी कि PbBr2 का, और हमें पढ़ना है एसिडिफाइड वाटर का यानी H2O का इलेक्ट्रोलिसिस देखना है। फिर हमें देखना है एक्वस कॉपर सल्फेट CuSO4 का हमें इलेक्ट्रोलिसिस देखना है विद एक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो पहले हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के साथ देखेंगे, फिर एक्टिव के साथ देखेंगे। फिर हमें कुछ पढ़ने हैं एप्लीकेशंस, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि हैं एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जब हम किसी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग चढ़ाते हैं, हाथ से नहीं चढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करके चढ़ाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कई लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी के ऊपर सोने का पानी चढ़ा लेते हैं या फिर सिल्वर का पानी चढ़वा लेते हैं। तो पानी चढ़वाने का मतलब क्या है कि आप उस पर सिल्वर की एक लेयर चढ़वा लेते हो। वो कैसे होता है ये हम डिटेल में देखेंगे आगे इस वीडियो में। और यहाँ पे आपको एक और चीज पढ़नी है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होती है, यहाँ पे हम मेटल्स को रिफाइन करते हैं या प्योर बनाते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो एक एक करके भी टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। सो पहला हमारा टॉपिक है व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सो देखते हैं इसको। सो इलेक्ट्रोलाइट्स, दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट in the solution or molten state and at the same time these are chemically decomposed। so मतलब इनमें से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास तो करे करें और साथ साथ एक डिकम्पोज भी हो जाए into their ions। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो NaCl है,
HCl है और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके हो गए इलेक्ट्रोलाइट्स के। जब हम इनमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो ये सारे कंपाउंड्स ब्रेक हो जाते हैं इनटू देयर आयंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज आपने NaCl को वाटर में मिलाया और आपने क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा दो में। एक आपका हो जाएगा Na+ आयन और दूसरा आपका हो जाएगा Cl- आयन। तो इस तरह ये आयंस में ब्रेक हो रहा है, दैट्स वाई हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। सो इलेक्ट्रोलाइट्स की खासियत क्या है कि जब भी हम इनको सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में रखते हैं तो ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और जब हम इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तब क्या होगा, ये दोनों आयंस खिंच जाएंगे रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ और ये अलग अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म कर लेंगे वहां पे। सो आई होप क्लियर हो गया होगा अभी। फिर देखते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली जस्ट ऑपोजिट है इलेक्ट्रोलाइट्स का। वो सब्सटेंसेस जो कि नहीं कंडक्ट करेंगे, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन दी मोल्टन स्टेट और डिजॉल्व्ड स्टेट आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करेंगे इन देयर मोल्टन स्टेट, उनको हम बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक होता है यूरिया, सुक्रोज एक तरह का शुगर है, और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे एग्जांपल्स हैं ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये करंट को पास ही नहीं करते हैं और ब्रेक डाउन होना तो अलग ही बात है। सो आई होप इतना क्लियर है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब कौन कौन से सब्सटेंसेस में किस टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। और बाकी पिछला वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट था, ये जो मैंने बताया है, इसमें एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं इन दी MCQ, तो इसको एक बार पढ़ लेना एग्जाम्पल्स को अच्छे से। डेफिनेशन लिखने के लिए तो नहीं आएगा इस बार, लेकिन एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस में। तो ऐसे सब्सटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स हों, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज हो गया या केरोसिन हो गया, इसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और भी एग्जाम्पल है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो। सो बेसिकली ऐसे भारी सब्सटेंस जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा बड़े होंगे और ऑर्गेनिक बेसिकली होते हैं, जो आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इन देयर मोल्टन और सॉल्यूशन स्टेट। यानी कि इसमें इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करा सकते हो आप, इसमें होगा ही नहीं, इसमें करंट ही नहीं पास होगा। सो अब देखते हैं ऐसे कुछ सब्सटेंसेस जिसमें सिर्फ आयंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जैसे NaCl था, उसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो आयंस में ब्रेक हो जाता है आसानी से। सो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस देख लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक होता है NaCl, इसको आप पानी में डिसॉल्व करोगे Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, और NaOH हो गया, आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे, ये एक बेस है, Na अलग हो जाएगा, OH- अलग हो जाएगा। सो बेसिकली ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व होके अपने आयंस में अलग अलग टूट जाएं, सो वो सब्सटेंस ऐसे होंगे जिसमें आयंस होंगे। अब हम कुछ ऐसे सब्सटेंस देख लेते हैं जिसमें आयंस भी हों एज वेल एज मॉलिक्यूल्स भी हों। सो ऐसे कौन से सब्सटेंस हो गए, ये बीच के सब्सटेंस होंगे। सो ना तो इनमें परफेक्टली सिर्फ मॉलिक्यूल्स होंगे ना सिर्फ आयंस होंगे, मिक्सचर होगा दोनों का। थोड़ा बहुत ये ब्रेक करेंगे, आयोनाइज होंगे पार्शली, और थोड़े आयंस हो जाएंगे, थोड़े मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे इनमें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड है, और एक आपका हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो दीज आर 2 एग्जाम्पल्स जिसमें आयंस भी प्रेजेंट होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो इसको एक बार याद कर लेना आप लोग, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है MCQ के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है इलेक्ट्रोलिसिस, मेन मुद्दे पे आते हैं, क्या है। सो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया हुआ है दैट इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस बाय विच आयोनिक सब्सटेंसेस, सिर्फ हम आयोनिक सब्सटेंस को ही डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डिकम्पोज कर सकते हैं इस प्रोसेस से। सो आयोनिक सब्सटेंसेस are decomposed into simpler substances when an electric current is passed through them. So when an electric current is passed through them, क्या होता है, आयोनिक सब्सटेंसेस ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होकर इकट्ठा हो जाते हैं रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे, जहां पे वो अपना अपना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं, और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था, वो बेस्ट तरीका था मेरे हिसाब से, उससे ज्यादा आसान और सिंपल तरीका नहीं हो सकता इलेक्ट्रोलिसिस को समझने का। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब नेक्स्ट चीज आती है हमारी, एक एक्टिविटी सीरीज होती है, ये आपकी कई जगह काम आती है। सो ये एक सीरीज है जो कि बनाई गई है मेटल्स को अरेंज करके। ये सारे मेटल्स हैं आपके, और इनको अरेंज इस तरह किया गया है कि ये रिएक्टिविटी के बेसिस पे अरेंज्ड हैं यहाँ पे। सो इसी को हम बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज। अब यहाँ से हमें पता क्या लगता है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। मान लो आपने कोई एक मेटल लिया और दूसरे मेटल के सॉल्ट के पास आप ले आए, तो जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा, वो कम पावरफुल वाले मेटल को रिप्लेस कर देता है। तो यही चीज समझने में हेल्प करती है हमारी एक्टिविटी सीरीज। तो इसको आप थोड़ा बहुत याद करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसको रट के ही जाना, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट ऊपर है, कौन सा एलिमेंट नीचे है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेना कि एटलीस्ट अगर ये अरेंज करने के लिए आ जाए, आपको मान लो 2 या 3 एलिमेंट्स दे दिए जाएं और पूछा जाए कि कौन सा वाला एलिमेंट सबसे ज्यादा हाई पे आएगा या सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इनमें से किसकी होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको याद कर लेना नीचे से ऊपर तक, जो एलिमेंट सबसे ज्यादा ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे कि लिथियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर आप लिथियम आयन बैटरीज जो आपके फोन में यूज हो रही हैं,
अगर आप उस बैटरी को बाहर निकाल के गलती से भी उसको एक्सपोज कर दो डायरेक्ट एयर के साथ तो वो ब्लास्ट हो जाती है या बहुत ही ज़्यादा विगरसली रिएक्ट कर जाती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। तो इसको बताने का मतलब ये कि लिथियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सो इसके बाद पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरह सीरीज नीचे आती जाती है और एलिमेंट्स कम रिएक्टिव होते जाते हैं। सो ये एक्टिविटी सीरीज है, इसको भी आप देख लेना। फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट इसके बाद है हमारा पहला इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। अब इसमें क्या क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख लो फिगर में कि यहाँ पे हमारे पास एक एपरेटस है, एक कांच का ऐसे बर्तन है, उसके अंदर हमने क्या किया, PbBr2 या लेड ब्रोमाइड भर दिया। ये है PbBr2, ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है और ये हमने यहाँ पे इस बर्तन के अंदर ले लिया। अब होता क्या है कि एक्चुअल में PbBr2 एक सॉलिड है, तो सबसे पहले तो हमें उसको पिघलाना पड़ेगा। सो हमने क्या किया, नीचे एक बंसन बर्नर लगा दिया उसके लिए, और यहाँ पे क्या होगा, बंसन बर्नर को लाइट कर देंगे, वो नीचे से हीट देता रहेगा जिसकी वजह से PbBr2 मोल्टन स्टेट में रहेगा। इलेक्ट्रोलिसिस का पहला कंडीशन क्या था कि हमारा जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो मोल्टन स्टेट में हो या नॉर्मल में ही वो सॉल्यूशन स्टेट में हो। तो यहाँ पे ये सॉलिड था, इसलिए हमें इसको पिघलाने के लिए नीचे बर्नर लगाना पड़ा। तो ये है पूरा सेटअप। अब यहाँ पे समझना, ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रोलाइट। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, मान लो फिगर बेस्ड आ जाए, फिगर बन के आ जाए कि ये यहाँ पे बताओ कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। सो मोल्टन PbBr2 ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया। फिर यहाँ पे देखो प्लस माइनस बना हुआ है इलेक्ट्रोड्स पे, ये प्लस इलेक्ट्रोड है, ये माइनस इलेक्ट्रोड है। तो प्लस वाला कौन सा होता है, प्लस वाला आपका होता है एनोड और निगेटिव वाला आपका होता है कैथोड। सो वो एनोड है और ये कैथोड है। और यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं, बेसिकली ये जो आपको सिल्वर कलर के यहाँ पे दिख रहे हैं, ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये दोनों साइड आपके इलेक्ट्रोड्स यूज हुए हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड्स इनर्ट लेने का क्या मतलब है, इनर्ट क्या होता है देख लो। सो जो इलेक्ट्रोड्स हैं यानी कि जो कैथोड और एनोड हैं आपके, ये बने हुए हैं ऑफ ग्राफाइट। दीज आर ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स। सो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स लेने का फायदा क्या होता है, दैट ये आपके इनर्ट होते हैं। दीज आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हम उनको कहते हैं ऐसे इलेक्ट्रोड्स जो आपके रिएक्शन में पार्ट ना लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स ले ली, वो आपके रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, यानी कि ग्राफाइट के आपने इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं तो ये कहीं भी इलेक्ट्रोलिसिस में पार्ट नहीं लेंगे, कहीं भी रिएक्ट नहीं करेंगे, बस इतना समझ लो। सो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे लिए गए। और अगर इनर्ट नहीं लिए जाते, कोई ऐसा सब्सटेंस ले लिया था और रिएक्ट करे, तो यहाँ पे ये सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट भी कर सकता था, राइट। चल, तो इलेक्ट्रोड्स हो गए ग्राफाइट के। और क्या यहाँ पे पूछा जाता है, और यहाँ पे हमें ये देखना है कि होगा क्या। हमने मान लो बैटरी लगा के करंट ऑन कर दिया और एनोड कैथोड पे चार्ज आने लगा, यहाँ पे करंट पास हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये जो PbBr2 है, ये पहली बात तो आयंस है यहाँ पे। तो PbBr2 का ब्रेकडाउन देखो, यहाँ पे PbBr2 ब्रेकडाउन हो जाएगा Pb आयन में, एक तो लेड आयन हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपके पास 2 Br माइनस आयंस भी आ जाएंगे। सो यहाँ पे एक Pb आयन मिल गया आपको और 2 Br के माइनस आयंस, निगेटिव आयंस मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा आयन किस तरफ जाएगा ये चीज समझना। मैं कहूँगा यहाँ पे रिएक्शंस एट एनोड। पहले हम एनोड का देख लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि एट कैथोड क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनोड पे क्या हो रहा है। सो एनोड देखो खुद पॉजिटिव होता है, तो एनोड पे निगेटिव आयंस जाते हैं या एनायंस जाते हैं। सो एनायन यहाँ पे कौन सा है, निगेटिव वाला। निगेटिव आपका है Br वाला आयन निगेटिव है। सो एनोड पे क्या होगा कि 2 Br, ये जो 2 Br माइनस आयंस हैं, ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो यहाँ पे ये बना लेंगे Br2 गैस। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि Br माइनस आयन है, यानी कि Br के पास एक निगेटिव आयन एक्स्ट्रा है, तो उसको निगेटिव आयन पहले निकालना भी तो पड़ेगा ना। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तभी तो वो आपस में जुड़ के कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा, क्योंकि उसका माइनस यहाँ पे चार्ज है, तो पहले उसको चार्ज को रिलीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक Br एक चार्ज रिलीज करेगा, दूसरा वाला Br दूसरा चार्ज रिलीज करेगा। तो यहाँ पे आपके 2 चार्जेस या 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे या बाहर निकल जाएंगे। तो राइट साइड पे +2e लिखने का मतलब कि ये निकल गए बाहर, ठीक है, यहाँ से निकल गया, वो सॉल्यूशन में मिल गए। फिर अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कैथोड की तरफ। एनोड जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कराएगा वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कैथोड के पास। सो यहाँ पे कैथोड पे क्या होगा, देखो कैथोड पे क्या है, कैथोड खुद आपका क्या होता है निगेटिव, तो कैथोड पे कैटायंस जाते हैं या पॉजिटिव आयंस जाते हैं। सो यहाँ पे आएगा Pb+2 आयन। अब ये क्या करेगा, ये जो एनोड ने आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये ले लेगा, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे इसमें, बिकॉज Pb के पास देखो पॉजिटिव वैलेंसी है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। 2 इलेक्ट्रॉन इसको एनोड ने दे दिए। सो ये उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो ये सीधे सीधे बना लेगा लेड, यानी कि Pb, यानी कि लेड मेटल ये फॉर्म कर लेगा यहाँ पे। सो यानी कि कैथोड पे हमें क्या मिल जाएगा, लेड मेटल, ये हो जाएगा
लेड, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था एनोड पे, ब्रोमीन गैस, सिर्फ ब्रोमीन नहीं, ब्रोमीन गैस। तो यहाँ से हमें ये भी पता लग गया कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ कहाँ पे। एट एनोड अगर आपसे पूछा जाएगा तो ब्रोमीन गैस फॉर्म होगी, और एट कैथोड अगर आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पे लेड फॉर्म होगा। सो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं हर एक इलेक्ट्रोलिसिस में, कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे हो रही है, उसका ब्रेकडाउन वाला रिएक्शन आपको देखना होता है, और साथ में एनोड और कैथोड वाले रिएक्शंस आपको देखने होते हैं, और साथ में ये भी बताना होता है कि प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा एट एनोड एंड एट कैथोड, और साथ में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज हुआ, इलेक्ट्रोड्स कौन से यूज हुए, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं सारी इलेक्ट्रोलिसिस में देखनी होती हैं। सो यहाँ पे एक चीज और आपसे पूछ सकता है, बताना भूल गया, यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट आर दी ऑब्जर्वेशंस। अब आपको ये थोड़ी दिखेगा कि लेड बन रहा है, लेड बनता हुआ पीबी वहां पे थोड़ी दिखेगा, आपको वहां पे कुछ फिजिकल ऑब्जर्वेशन ही दिखाई देगा, यानी कलर का चेंज दिखेगा, कुछ बनता हुआ दिख जाएगा, लेकिन क्या बन रहा है, उसका कलर कैसा है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। सो ऑब्जर्वेशन ये है कि जो ब्रोमीन गैस है, ब्रोमीन गैस आपकी होती है रेडिश ब्राउन कलर की, तो आपको रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स दिखाई देंगे एट एनोड। अगर आपसे ऑब्जर्वेशन पूछा जाएगा तो आप ये बताओगे कि जो ब्रोमीन गैस है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, तो आपको रेडिश ब्राउन फ्यूम्स दिखाई देंगे, धुआं दिखाई देगा रेडिश ब्राउन कलर का एट एनोड। और अगर हम कैथोड की बात करें, सो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे आपका ये मेटल जमा हो जाएगा धीरे धीरे। सो लेड आपका जो होता है वो ग्रेइश कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। सो बेसिकली आपको ग्रे कलर दिखाई देगा एट कैथोड, एंड आपको रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स या धुआं दिखाई देगा एट एनोड। सो दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस भी पूछे जाते हैं। तो आई होप ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा आप लोग को, और अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ लेना। चल अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर, और अगला हमारा जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड, यहाँ ऑफ होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हम देखने वाले हैं यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। सो जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स जो हैं ये भी आपके इनर्ट ही हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, जैसे ग्राफाइट वाले लिए गए थे, ये भी इनर्ट होते हैं, ये भी रिएक्शन में बाधा नहीं डालते हैं, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं, ये रहते हैं वहां पे लेकिन पार्ट नहीं लेते रिएक्शन में, ठीक है। तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का एग्जाम्पल है, प्लैटिनम भी होता है इनर्ट, और आपके ग्राफाइट वाले जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो भी इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ही होते हैं। सो अभी हम लोग देखते हैं इसको। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे भी एक कांच का बर्तन लिया है, उसके अंदर हमने वाटर ले लिया है, और इस तरह दो टेस्ट ट्यूब्स को उल्टा लटका दिया है, और इस तरह लटकाया है कि उसमें सक्शन करके पानी उसमें पूरा रह जाए। पहले उनको डुबोया और फिर ऐसे सक करके ऊपर ऐसे खड़ा कर दिया। फिर हमने क्या किया, नीचे यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं, देख लो यहाँ पे ग्रे कलर के, एक तरफ लगाया है एनोड और दूसरी तरफ कैथोड, और ये बेसिकली प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं। आपने प्लैटिनम फॉइल लिया, उसको गोल गोल लपेट के ऐसे इलेक्ट्रोड फॉर्म में लगा दिया दोनों तरफ। फिर आपने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोड से तार को लगाया, तार लगा के आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ स्विच लगा दिया, जैसे स्विच दबाओगे इलेक्ट्रोलिसिस चालू हो जाएगी। सो इधर साइड आपका पॉजिटिव साइड कनेक्टेड है, तो ये प्लस वाला इलेक्ट्रोड हो गया, और इधर साइड आपका निगेटिव वाला साइड कनेक्टेड है बैटरी का, तो ये निगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। अब कैथोड एनोड इतना तो समझ ही गए होगे अभी तक। फिर अब देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या। सो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, नाम से ही पढ़ सकते हो आप ऊपर, आपका जो एसिडिफाइड वाटर है वही आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। सो हम वाटर को एसिडिफाई करते हैं। यहाँ पे एसिडिफाई हम कैसे करते हैं, हम पानी में मिला देते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं, जिससे पानी हमारा एसिडिफाई हो जाए। क्योंकि नॉर्मल वाटर में करंट पास नहीं होता, ये आप सबको पता होगा कि नॉर्मल वाटर में कोई आयंस नहीं होते, तो वहां पे करंट नहीं पास होता है। तो आपको उसमें कुछ मिलाना होता है, या तो आप सॉल्ट मिलाओ या तो आप NaCl मिला दो। तो यहाँ पे हम वो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एसिडिफाई करे दे रहे हैं पानी को। एसिडिफाइड वाटर भी क्या करेगा, करंट को पास करेगा। सो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, एसिडिफाइड वाटर। सो अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, क्या एनोड पे हो रहा है, क्या कैथोड पे हो रहा है, कैसे चीजें ब्रेक डाउन हो रही है, ये भी हमें देखना है। सो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है। सो यहाँ पे मेन चीज हमारा है क्या, ब्रेक डाउन रिएक्शन देखते हैं। सो एक तो हमारा H2 है, और वाटर कैसे ब्रेक करता है ये आप सबको पता होगा। एक तो आपका हाइड्रोजन आयन इसमें रिलीज होता है, और एक आपका हाइड्रोक्साइड आयन ये रिलीज होता है। तो H2O इस तरह ब्रेक डाउन हो जाता है, और साथ में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H2SO4 भी प्रेजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये भी ब्रेक होगा कहीं ना कहीं। तो ये किस में ब्रेक होगा, ये आपका 2 H+ आयन्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, और एक आपको SO4 2- आयन मिलेगा, और SO4 2-, ये 2 आयन्स में ब्रेक हो जाएगा। अब इतनी चीजें हमको मिल रही हैं, अब कौन सी चीज किधर जाएगी ये तो आपको देखना पड़ेगा। सो इसके बाद अभी हम ये देखते हैं कि एट एनोड क्या होगा एंड एट कैथोड क्या होगा। सो सबसे पहले हम देखते हैं एट एनोड। सो देखो एनोड पे कौन से आयंस जाते हैं, एनोड पे जाते हैं एनायंस, यानी कि नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पे नेगेटिव आयंस तो दो हैं, एक OH- है और एक SO4 2- आयन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि OH- आयन जाके क्या कर सकता है यहाँ पे। सो अकेला OH- आयन कुछ नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे मिनिमम हमें 4 OH आयंस चाहिए होंगे। क्यों चाहिए होंगे, देखो 4 OH- आयंस मिलके क्या कर सकते हैं, ये बना सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो कि बनाएंगे, और प्लस
एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो ये बना लेंगे 4 OH आयंस मिलके। आप देख लो बैलेंसिंग, 4 OH आयंस मिलके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं और यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। और यहाँ पे देखो 4 आपने OH माइनस आयंस लिए, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होंगे क्योंकि हर एक आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड। ये होगा एट एनोड। अगर नहीं समझ में आया तो ये रिएक्शन याद कर लेना कि हाइड्रोक्सिल आयंस कैसे रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन अकेला कुछ नहीं कर सकता, मिनिमम आपको 4 आयंस चाहिए होते हैं। 4 OH आयंस मिला के क्या बनाते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेता है। अब यहाँ पे क्या होगा, SO4 भी एनोड की तरफ जाएगा, लेकिन वो जल्दी वहां पे रिएक्ट नहीं करेगा या उसका कुछ होगा नहीं, वो वैसे ही वहां पे आयन के फॉर्म में इकट्ठा होता जाएगा। तो यहाँ पे SO4 का हम कुछ नहीं देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमें OH और H+ से मतलब है। अब हम देखते हैं आगे एट कैथोड। एट कैथोड क्या हो रहा है, सो कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन जाएगा। कैटायन यहाँ पे कौन सा है, H+। सो यहाँ पे सिर्फ ये H2O वाला हम लेंगे, सिर्फ ये वाला हम लेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे H+ आयन जाएगा। अब देखो आपने क्या किया है, आपने एट एनोड 4 OH आयंस लिए हैं, OH माइनस आयंस, तो यहाँ पे भी आपको उसी के बराबर यानी कि 4 H+ आयंस लेने होंगे बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ। अब 4 H+ आयंस को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, कहाँ से, जो एनोड से आए होंगे, और ये क्या करेगा, उनके साथ रिएक्ट करके या इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ऐड करके ये क्या बना लेगा, 4 हाइड्रोजन एटम्स। और 4 हाइड्रोजन एटम्स क्या बना सकते हैं मिलके, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये बना लेंगे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी यहाँ पे। सो एनोड पे क्या बन रहा है, एनोड पे बना ऑक्सीजन, यहाँ पे बन गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोजन। और रेशियो क्या है दोनों का, देखो एनोड पे सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है और कैथोड पे क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो रेशियो क्या है, H2:2 का, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का जो रेशियो बन रहा है वो है 2:1 का, यानी कि 2 वॉल्यूम अगर 2 लीटर हाइड्रोजन बनेगी तो 1 लीटर ऑक्सीजन बनेगी। लीटर्स में नहीं बनती है, थोड़ी ही बनती है। सो यहाँ पे देखो बना भी हुआ है, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का मिलेगा आपको और 2 वॉल्यूम्स हाइड्रोजन के आपके जमा हो जाएंगे वहां पे। सो इस तरह हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बना सकते हैं यूजिंग एसिडिफाइड वाटर। तो इसी मेथड का यूज करके हम इंडस्ट्रीज में हाइड्रोजन को प्रोड्यूस भी करते हैं। सो आई होप ये पूरा मेथड आपको समझ में आ गया होगा। और ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, आपको इस तरह 2:1 के रेशियो में ऐसे ऊपर खाली होता हुआ मिल जाएगा टेस्ट ट्यूब, और आपको 2 गैसेस मिलेंगी, कैथोड के साइड आपको हाइड्रोजन मिल रही है और एनोड के साइड आपको ऑक्सीजन गैस मिल रही है। आप उनको टेस्ट कर सकते हो, हाइड्रोजन गैस को आप बर्न करोगे बहुत तेजी से जलेगी वो। सो आई होप ये वाला इलेक्ट्रोलिसिस भी क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ। सो अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस को, जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर 2 सल्फेट विद इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। सो देखते हैं क्या है। सो यहाँ पे देख लो, ये जो ब्लू कलर का आपको सॉल्यूशन दिख रहा है ये कुछ नहीं है, ये है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये है CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो ब्लू कलर का होता है ये। अब इसी पे हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इधर हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिया और इधर हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिया, और बाकी फिर इनको बैटरी से जाके कनेक्ट कर दिया। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स यूज है वो इनर्ट है, यानी कि यहाँ पे हमें यूज करने हैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स का यूज करना है। तो इलेक्ट्रोड्स अगर पूछे जाएंगे तो इनर्ट है, यहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या है, CuSO4 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ क्या होगा। तो सबसे पहले देखो CuSO4 सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये ब्रेक कैसे होगा अपने आयंस में। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट की बात करें तो ये ब्रेक हो जाएगा आपका, एक तो कॉपर आयंस में रिलीज होंगे यहाँ पे Cu2+, और दूसरा यहाँ पे रिलीज होगा सल्फेट आयन SO4 और साथ में क्योंकि ये एक सॉल्यूशन है तो यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, H2O, और H2O ब्रेक हो जाएगा आपका H+ में और OH- में। तो इतने पार्टिकल्स आपको इस सॉल्यूशन में मिलेंगे, इतने सारे आयंस यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर आयंस पूछ लिए जाए विच आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, तो ये सारे आयंस आपके यहाँ प्रेजेंट होंगे। सो अब हम देखते हैं कि एनोड और कैथोड पे यहाँ पे क्या हलचल हो रही है। सो एट एनोड की अगर हम बात करें, सो एनोड पे कौन से वाले आयंस जाएंगे, एनोड पे जाएंगे एनायंस। एनायंस यानी कि निगेटिव वाले आयंस। तो एक चीज समझ लो कि यहाँ पे दोनों आयंस आपके नेगेटिव हैं, एक तो SO4 और OH-। अब होता क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप इसको देख लो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में OH- नीचे आते हैं रादर SO4 तो यानी कि OH- आयंस पहले डिपॉजिट होंगे एनोड पे। तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, एट एनोड आपके OH- आयंस है, और यहाँ पे हमने पढ़ा था लास्ट वाली स्लाइड में कि 4 OH- आयंस मिलके क्या बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और ये रिलीज क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे यहाँ पे, क्यों, बिकॉज 4 OH- आयंस है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड, ये भी यहाँ पे होगा। अब हम देखते हैं कि एट कैथोड क्या हो रहा है। सो एट कैथोड,
सो कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन जाएगा। कैटायन यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक Cu2+ है और एक H+ है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Cu2+ हाइड्रोजन के नीचे आता है। सो जो नीचे आता है वो पहले डिपॉजिट होगा, सो इसीलिए यहाँ पे कॉपर आयन डिपॉजिट होगा। सो कॉपर आयन को देखते हैं। सो Cu2+ आयन जो होगा डिपॉजिट होगा यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इट विल टेक 4 इलेक्ट्रॉन्स, और बेसिकली यहाँ पे आप ट्वाइस ले सकते हो कॉपर। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा 2Cu। तो 2 हमने इसीलिए लिया ताकि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली बैलेंस रहें एट एनोड एंड कैथोड। सो जितने इलेक्ट्रॉन्स एनोड देगा उतने इलेक्ट्रॉन्स कैथोड एक्सेप्ट कर लेगा और वहां पे रिएक्शंस हो जाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे बन क्या रहा है देख लो, एट एनोड अगर हम देखें तो एट एनोड आपका बन रहा है ऑक्सीजन, O2 बन रहा है यहाँ पे। और एट कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड पे बन रहा है कॉपर मेटल। कैथोड पे आपको ढेर सारा कॉपर ऐसे मिल जाएगा, कॉपर मेटल। सो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें बन रही हैं, अगर आपसे प्रोडक्ट पूछा जाए, सो प्रोडक्ट फॉर्म एट एनोड क्या होगा, ऑक्सीजन, एंड प्रोडक्ट फॉर्म एट कैथोड हो जाएगा कॉपर। और अगर आपसे ऑब्जर्वेशन पूछी जाए कि ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, सो यहाँ पे बेसिकली गोल्डन ब्राउन कलर का एक मेटल फॉर्म हो जाएगा। और अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन के आपको बबल्स दिखाई देंगे रिलीज होते हुए। सो ये हो जाएगा एक्वस कॉपर 2 सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं सारी मैंने बता दी हैं, आई होप समझ में आ गई होंगी आप लोग को। सो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, और सबसे पहले हमारी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली एक प्रोसेस होती है जहाँ पे हम एक मेटल की लेयर चढ़ाते हैं दूसरे किसी आर्टिकल के ऊपर। जैसे कि आपने सुना होगा कई लोग सोने का पानी चढ़वा लेते हैं अपनी ज्वेलरी के ऊपर, या फिर सिल्वर का पानी चढ़वाते हैं अपनी ज्वेलरी के ऊपर। सो बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे आप एक मेटल की लेयर चढ़ा सकते हो दूसरे किसी आर्टिकल के ऊपर। सो कैसे होती है ये, इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो आपके कोर्स में 2 हैं, एक तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल है और दूसरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद सिल्वर है। तो देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल। तो देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की सबसे पहली डिमांड ये है कि जिस भी मेटल की आप कोटिंग कर रहे हो आपको उसी मेटल आयन का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको निकल की कोटिंग करनी है तो आपको निकल आयन वाला सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं NiSO4 सॉल्यूशन का। ये हमारा हो जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। सो ये हमारा है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा लेंगे, NiSO4 सॉल्यूशन। फिर जिस आर्टिकल को हमें प्लेट करना है वो हमारा हो जाएगा कैथोड। सो कैथोड पे हम उस आर्टिकल को रखते हैं विच इज टू बी प्लेटेड, और एनोड पे हम उस मेटल को रखते हैं जिस मेटल की हमें लेयर चढ़ानी है। तो मेटल जिसकी हमें लेयर चढ़वानी है वो मेटल हम रखेंगे एनोड पे, और जिस आर्टिकल को हमें प्लेट करना है उसको हम रखेंगे कैथोड पे। सो अभी हम ये देख लेते हैं कि जब हम करंट को ऑन करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या। यहाँ पे जो आपका NiSO4 सॉल्यूशन है इसके हम आयंस देख लेते हैं किसमें ब्रेक करेगा। सो NiSO4 ब्रेक हो जाएगा Ni2+ आयंस में और प्लस SO4 2- आयंस में। इस तरह ये ब्रेक डाउन होगा, ये आपका रिएक्शन हो जाएगा ब्रेक डाउन का। फिर हम देखते हैं कि एनोड और कैथोड पे क्या होगा। सो एट एनोड की अगर हम बात करें, सो एनोड पे क्या होगा, देखो एनोड पे आपका रखा है निकल मेटल। सो एनोड पे ये जो निकल मेटल है ये सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा आयंस के फॉर्म में। क्या होगा, Ni मेटल एटम जो है ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्या बन जाएगा, Ni2+ आयन, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल के चले जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। फिर एट कैथोड की अगर हम बात करें, सो एट कैथोड क्या होगा, देखो कैथोड पे ये Ni2+ जाएगा, कैटायन जाएगा कैथोड की तरफ। सो Ni2+ यहाँ जाएगा और ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये बना लेगा Ni मेटल, और इसी की लेयर चढ़ जाएगी कैथोड के ऊपर। सो बेसिकली हुआ क्या, कैथोड से निकल निकला, निकल आयन के फॉर्म में निकला, फिर वो सॉल्यूशन में मिक्स हुआ और उस सॉल्यूशन से निकल आयन निकल के जाके जमा हो गया आपके कैथोड आर्टिकल के ऊपर। सो आर्टिकल के ऊपर इसकी एक लेयर फॉर्म हो जाएगी धीरे धीरे। सो ये होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस तरह हम इसको करते हैं। सो आई होप ये समझ में आ गई होगी आप लोग को अच्छे से। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद सिल्वर। अब ये भी उस जैसी ही है, बस यहाँ पे आपने मेटल को चेंज कर दिया, इस बार आपको सिल्वर की प्लेटिंग करनी है। तो सिल्वर की प्लेटिंग करने के लिए इस बार आपको इलेक्ट्रोलाइट भी ऐसा लेना होगा जिसमें सिल्वर आयन प्रेजेंट हो। तो इसको हम बोलते हैं, ये हमने एक सोल्यूशन लिया है, इट इज कॉल्ड सोडियम आर्जेंटोसायनेट। तो इसका यूज करेंगे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद सिल्वर से। ये महंगा आता है बिकॉज में सिल्वर आयन होते हैं। सो ये काफ़ी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। सो देखते हैं कि ये कैसे होगी। यहाँ भी वही चीज़ है कि जो आर्टिकल टू बी प्लेटेड है उसे हमें रखना पड़ेगा कैथोड पे, और जिस मेटल की हमें कोटिंग करानी है ब्लॉक ऑफ सिल्वर वो हम रखेंगे एनोड पे। तो ये चीज़ याद रखना आप लोग। फिर देखते हैं कि ये होगा कैसे। यहाँ पे अगर हम ब्रेकडाउन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो ये है सिल्वर आर्जेंटोसायनेट NaAgCN2,
और यहाँ पे ये चीज़ गलत दी है, ये CN2 अंदर नहीं होगा, ये 2 यहाँ पे बाहर होगा इस जगह पे, तो यहाँ मैं सही कर देता हूँ NaAgCN2। और ये ब्रेक कैसे होगा आयंस में, एक आपका यहाँ पे आ जाएगा Na+ आयन, एक आपका आ जाएगा Ag2+ आयन, और एक आपका आ जाएगा, एक नहीं 2 आ जाएंगे 2Cn- यहाँ पे आ जाएंगे। फिर देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से रिएक्शंस होंगे एनोड और कैथोड पे। सो एट एनोड पे क्या हो रहा है, देखो वही चीज पिछले वाले रिएक्शन की तरह। सो यहाँ पे एनोड पे ब्लॉक ऑफ सिल्वर है, सो सिल्वर ब्लॉक में से सिल्वर आयंस निकलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा Ag gives Ag2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे और ये Ag आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर। और यहाँ पे कैथोड की बात करें, सो एट कैथोड पे क्या होगा, यही सिल्वर आयंस जाएंगे कैथोड पे और कैथोड पे ये डिपॉजिट हो जाएंगे। सो Ag2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे Ag में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिल्वर मेटल आपका डिपॉजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा सिल्वर मेटल। सो सिल्वर मेटल गेट्स डिपॉजिटेड ऑनटू द आर्टिकल। सो ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद सिल्वर का पूरा मैकेनिज्म। कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है ये आपको पता होना चाहिए, कौन सा आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है वो आपको पता होना चाहिए। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो NaAgCN2 है ये आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी रिएक्शंस ये आप थोड़ा बहुत देख लो यहाँ से। सो इतनी चीज़ें हैं, आई होप समझ गए होगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद सिल्वर कैसे होती है। फिर अभी हम लोग आते हैं आगे। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं ये आप देख लो। सो रीजंस फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों की जाती है, इट प्रिवेंट्स कोरोजन। आपकी जैसे आयरन में रस्टिंग होती है, रस्टिंग भी प्रिवेंट करता है। सो आयरन में जैसे जंग लग जाती है तो हम क्या करते हैं कि आयरन को प्लेट कर देते हैं विद निकल और क्रोमियम, सो उससे लोहे पे जंग लगना कम हो जाती है, इसलिए भी फायदेमंद होता है ये। फिर एक और रीजन भी होता है, इट मेक्स द आर्टिकल्स अट्रैक्टिव। कई बार आपने देखा होगा कि लोग ज्वेलरीज पे सोने का पानी चढ़वा लेते हैं, तो सोने का पानी ऐसे नहीं कि उस पर सोने का पानी फेंक देते हैं, एक्चुअली इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है गोल्ड की एंड सिल्वर की, ताकि हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे लगें। जैसे कि ब्रास मेटल पे आप प्लेटिंग कर सकते हो सिल्वर और गोल्ड की, तो वो सिल्वर और गोल्ड जैसा ही दिखेगा लेकिन अंदर से वो ब्रास होगा, राइट। फिर हम देखते हैं कंडीशंस टू बी मेंटेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या क्या कंडीशंस हमें फॉलो करनी होती हैं। सो पहली कंडीशन है कि आर्टिकल टू बी प्लेटेड इज ऑलवेज मेड दी कैथोड। जिस आर्टिकल को प्लेट करना है वो हमेशा कैथोड बना रहेगा, और मेटल टू बी प्लेटेड, जिस मेटल को हमें चढ़ाना है वो क्या होगा, वो एनोड होगा। ये दो तो है ही है। उसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हम लेंगे, इट मस्ट कंटेन दी मेटल आयन। जो इलेक्ट्रोलाइट आप लोगे उसमें वो मेटल प्रेजेंट होना चाहिए आयन के फॉर्म में। फिर एक इंपॉर्टेंट और कंडीशन है दैट लेस अमाउंट ऑफ करंट इज सप्लाइड फॉर लॉन्गर टाइम। सो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी कि लेस अमाउंट ऑफ करंट हम ज़्यादा समय के लिए प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज आप ज़्यादा करंट अगर दे दोगे सो कहीं ना कहीं जो डिपोजिशन है वो अनइवन होगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो इसीलिए हम धीरे धीरे करंट प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन है दैट ओनली डायरेक्ट करंट DC इज टू बी यूज्ड। डायरेक्ट करंट या बैटरी वाला करंट ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, बिकॉज अगर आप AC करंट यूज़ करते हो तो उसमें पोलैरिटी चेंज होती रहती है प्लस माइनस, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग सही से वहाँ नहीं हो पाएगी। सो ये चीज़ें हैं अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो आई होप ये चीज़ समझ गए होगे। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, नाम से ही पता लग रहा है कि किसी भी मेटल को रिफाइन करेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करके। सो कैसे करते हैं इसको देखते हैं। सो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर ये आपके कोर्स में है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम एक प्योर शीट ऑफ कॉपर लेते हैं, बहुत ही पतली सी शीट ऑफ प्योर कॉपर, जिसको हम कैथोड बना देते हैं या कैथोड पे रख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा इम्प्योर कॉपर है जिसको हमें प्योरीफाई करना है, उसको हम एनोड पे रख देते हैं। एनोड पे हम इम्प्योर कॉपर को रखेंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हमें लेना होता है CuSO4 सॉल्यूशन, जो आपने पहले भी देखा था इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम। सो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। सो दिस इज आर इलेक्ट्रोलाइट। सो इतनी चीजें हैं। एनोड पे आप इम्प्योर कॉपर रखोगे, कैथोड पे आप प्योर शीट ऑफ पतला सा ऐसे कॉपर की शीट रख दोगे, और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज करोगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन जिसके अंदर कॉपर भी प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस यहाँ होंगे। सो सबसे पहले हमारे आयंस कौन से यहाँ होंगे, CuSO4 will break down into copper 2+ ion and SO4 2- ions। सो ये इस तरह ब्रेक होगा, यहाँ पे ये सारे आयंस प्रेजेंट होंगे। फिर देखते हैं एट एनोड एंड एट कैथोड क्या होगा। सो एट एनोड, एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या है, एनोड पे आपका इम्प्योर कॉपर है, तो वहां पे कॉपर आयंस फॉर्म होंगे। तो कॉपर क्या करेगा, यहाँ पे कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर इलेक्ट्रोड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा और कॉपर आयंस फॉर्म होकर सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा। फिर एट कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे ये Cu2+ आयंस एब्जॉर्ब करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स को और ये फॉर्म कर लेंगे कॉपर मेटल। सो दैट्स इट, यहाँ पे कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा कहीं ना कहीं कैथोड के ऊपर।
सो ये होता है आपका एनोड से एक एक कॉपर आयन निकलेगा, वो सॉल्यूशन में आएगा, सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा और फिर सॉल्यूशन से जो कॉपर आयन्स हैं वो निकल के चले जाएंगे कैथोड के ऊपर और कैथोड पे एक प्योर ब्लॉक ऑफ कॉपर यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। आई होप समझ गए होगे ये चीज। सो यहाँ पे एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में और जो हमने इलेक्ट्रो प्लेटिंग अभी देखा था, वहां पे जो ये इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं इनको हम बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। क्यों? बिकॉज दीज इलेक्ट्रोड्स आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। जैसे कि आपने देखा था अभी जब हमने कॉपर का इलेक्ट्रोलिसिस किया था, कॉपर सल्फेट का, सो वहां पे हमने यूज किए थे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, वो इनर्ट थे। और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कॉपर, वही इलेक्ट्रोप्लेटिंग है लेकिन यहाँ पे कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स हम यूज कर रहे हैं। सो यहाँ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स पार्ट ले रहे हैं आपके रिएक्शन में, लेकिन वहां पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स पार्ट नहीं ले रहे थे। सो वहां पे क्या होगा, पिछले वाले इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा कि वहां पे धीरे धीरे सॉल्यूशन का कलर जो है ब्लू से फेड होता जाता है, ब्लू कलर फेड होता रहेगा वहां पे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जितने ही आपके कॉपर आयंस यूज हो रहे हैं या डिपॉजिट हो रहे हैं कैथोड पे, उतने आयंस आपको वापस से मिल रहे हैं एनोड से। तो यहाँ सॉल्यूशन का ब्लू कलर वैसा ही रहेगा। लेकिन जो लास्ट हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया था वहां पे, जब इलेक्ट्रोलिसिस हम देख रहे थे, तो वहां पे आपका धीरे धीरे ब्लू कलर सॉल्यूशन का कम होता जाएगा। सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। सो यहाँ पे मैं सारे टॉपिक्स अभी खत्म हो गए हैं और अब हम करने वाले हैं ढेर सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन आर्टिकल विद सिल्वर इज। सो सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए कौन सा हम यहाँ पे यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सो ये अभी हमने डिस्कस किया था। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हिच कंटेन बोथ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। सो इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स और आयंस दोनों होते हैं। सो ऊपर के 3 तो सारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं, नीचे वाला एसिटिक एसिड, इसमें हम दोनों आयंस और मॉलिक्यूल्स हमें दोनों मिलते हैं। सो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ये मैंने बताया भी था आपको शुरुआत में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ निकल सल्फेट कंटेन Na2+ एंड SO4 आयंस, आयन विच मूव टुवर्ड कैथोड इज। सो कैथोड की तरफ इनमें से कौन सा जाएगा? कैथोड की तरफ जाता है कैटायन, कैटायन इसमें से कौन सा है? Na2+। सो यहाँ पे हो जाएगा Na2+। आई होप समझ गए होगे यार। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज a strip of copper is placed in 4 different colorless salts. Which one of the solutions will finally turn blue? सो अगर हमने एक कॉपर का स्ट्रिप इन चारों सॉल्यूशंस में डुबोया तो कौन सा सॉल्यूशन जल्दी ही ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसके लिए यहाँ पे देख लो कि जितने भी आपको मेटल्स दिए हैं, जैसे यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे Ag है, यहाँ पे जिंक है, सो इसमें से कौन सा मेटल कॉपर के नीचे आता है एक्टिविटी सीरीज में। अगर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होगा इनमें से किसी से तो वो रिप्लेस कर देगा इनके आयंस को। सो यहाँ पे क्या होगा, Ag वाला जो मेटल है, सिल्वर मेटल है, ये आपका नीचे आता है कॉपर के। सो ये वाला हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर देगा और बना लेगा कॉपर नाइट्रेट। सो यहाँ पे ब्लू कलर का सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी AgNO3, बिकॉज ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है तो कॉपर Ag को रिप्लेस कर देगा। आई होप समझ गए होगे अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख ली होगी, एक्टिविटी सीरीज जो थी। सो इसके बाद देखते हैं चलो अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैन्स टू स्टोर फूड। तो ये होता है टिन, Sn। सो चलो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयंस। सो इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट होता है? वो होता है NaOH। NaOH आयंस में ब्रेक हो जाएगा Na में और OH माइनस में, बाकी और कोई पूरा नहीं ब्रेक होता है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज इन द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये जस्ट अभी हमने की थी, अ माइनर परसेंटेज ऑफ गोल्ड एक्यूमुलेट्स इन। तो ये मैंने बताया था कि एनोड पे एनोड मड बनती है, मतलब जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो नीचे होकर गिर जाती हैं। सो उसी एनोड मड में थोड़ा बहुत आपको गोल्ड भी मिल जाता है और भी बाकी सारे मेटल्स भी मिल जाते हैं थोड़े बहुत। सो एनोड मड जो होती है इसमें आपको थोड़ा बहुत गोल्ड भी मिल जाता है, कॉपर में इम्प्योरिटी के फॉर्म में ऐड होता है वो। सो वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है थोड़ा बहुत, तो उससे भी कमाई हो जाती है जो लोग रिफाइनिंग करते हैं कॉपर की। सो अभी हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। सो यहाँ पे है व्हेन फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड, तो PbBr2 वाला इलेक्ट्रोलिसिस है ये, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड वी ऑब्जर्व। ऑब्जर्वेशन पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो देखो वहां पे क्या हो रहा था, कैथोड पे फॉर्म हो रहा था लेड एंड एनोड पे फॉर्म हो रहा था रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ ब्रोमीन गैस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा C, अ सिल्वर ग्रे डिपॉजिट एट कैथोड एंड रेडिश ब्राउन फ्यूम्स एट एनोड। ये C ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, बिकॉज रेडिश ब्राउन गैस है तो वो इवॉल्व ही होगी, उसका धुआं आपको दिखेगा वहां पे, और यहाँ पे सिल्वर ग्रे डिपॉजिट होगा आपका कैथोड पे। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं आगे। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
एसिडिफाइड वाटर का जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। वहाँ पे देखो हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस में दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। सो एक इलेक्ट्रोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे पे रिडक्शन होता है। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस की हम बात करें। फिर देखते हैं आगे, कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनायंस आर फॉर्म्ड बाय द डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो कैटायंस कैसे बनते हैं? कोई भी जैसे मान लो मेटल है तो वो कैटायन कैसे बनाएगा? वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जैसे लूज कर दिया उसने और वो बना लेगा आयन, मतलब पॉजिटिव आयन। सो कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। सो यहाँ पे हो जाएगा लॉस और यहाँ पे हो जाएगा गेन। ठीक है, तो लॉस एंड गेन, तो पहले लॉस एंड गेन, तो फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ लूज दिया हुआ। सो ये मेरी गलती नहीं है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। सो ये हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप जितना मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहाँ पे आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग जल्दी ही 100 के पहुँचने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हेल्प अस टू रीच देयर। सो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।